हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज आपसे मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगी मोटिवेशन के बारे में। बिकॉज फ्रेंड्स, जो मोटिवेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हम हर एक चीज़ को बेसिक से करेंगे। मैं मोटिवेशन के ऊपर 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था मोटिवेशन को बिल्कुल बेसिक से बात की थी। मैंने टाइप्स ऑफ मोटिव्स डिस्कस किए थे एंड मैंने मोटिवेशनल थ्योरी, मैस्लो की थ्योरी मैंने डिस्कस की थी। बट जो ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आरजी क्लासेस पर आए हैं, तो आप प्लीज़ अपना सब्सक्राइब दीजिए एंड अपना लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे मुझे आगे वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। एंड अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैंने मोटिवेशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बिकॉज सारी थ्योरी हमारी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए, एक होता है मोटिव, एक होता है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिव का मतलब होता है आपकी वो नीड, जिस नीड को पूरा करने के लिए, जिस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं, उसे हम कहते हैं मोटिव। आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई नीड आपको इम्पेल करती है, आपको पुश करती है कि नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, ठीक है, यू आर हंग्री नाउ, तो आप क्या करेंगे? आप कोई ना कोई मील कंज्यूम करेंगे। क्यों करेंगे मील कंज्यूम? बिकॉज आपको भूख लगी हुई है। तो अपनी भूख को शांत करने के लिए आप क्या करोगे? खाना खाओगे, मील कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो आपका मोटिव क्या था पीछे? आपकी भूख, आपकी वे नीड, जिसने आपको मोटिवेट किया, आपको इम्पेल किया, आपको पुश किया कि एक एक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यही बात कही गई है, वेन एवर ए पर्सन डज सम वर्क देयर इज़ ऑलवेज नीड बिहाइंड इट। जब एक पर्सन कोई भी काम करता है तो उसके पीछे एक नीड होती है, एक ज़रूरत होती है। वे ज़रूरत ही उस इंसान को मोटिवेट करती है कि वह उस काम को करे। ये इम्पेलिंग नीड को ही हम क्या कहते हैं? मोटिव कहते हैं। मोटिवेशन क्या है फ्रेंड्स? मोटिवेशन एक प्रोसेस है, यानी मोटिवेशन इज़ नॉट अ एक्टिविटी। ये एक प्रोसेस है जो पीपल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, पुश करता है कि वे एक एक्शन करें और उस डिज़ायर्ड गोल को अचीव करें। अगर हमें कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, जब एम्प्लॉयज़ की हायरिंग होती है, तो वे एम्प्लॉयज़ जब काम करने के लिए आते हैं तो उनको वे जॉब क्यों करते हैं? उनको क्या चीज़ इम्पेल करती है जॉब करने के लिए? सीधी सी बात है, उनको अपनी कहने का मतलब, जब तक उनको पे नहीं मिलेगी अपनी वे ज़िंदगी कैसे चलाएंगे, है ना? जिसमें हमारी बेसिक नीड्स होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथ एंड एजुकेशन भी हमारी बेसिक नीड्स में आता है। ठीक है, तो ये किस लिए जॉब करते हैं? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, है ना? तो कहने का मतलब मोटिवेशन एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें एक पीपल को स्टिमुलेट करते, एक एक्शन करने के लिए, उस डिज़ायर्ड गोल को पूरा करने के लिए। ये है पूरा एक मोटिवेशन का प्रोसेस। सबसे पहले ऐसी नीड जो अनसेटिस्फाइड है, उसी नीड को तो पूरा करने के लिए काम होता है। सबसे पहली बात, एक अनसेटिस्फाइड नीड, ऐसी नीड जो आपकी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, हम आपका जेआरएफ का पॉइंट लेकर चलते हैं। आपको जेआरएफ क्लियर करना है, ठीक है, ये आपकी एक नीड है, आपकी ज़रूरत है कि हमें जेआरएफ करना ही करना है। बिकॉज आज के टाइम में अगर आपको टीचर लग रहा है तो जेआरएफ मांगते ही मांगते, 11-12 के लिए भी मांगते हैं जेआरएफ, बड़े बड़े स्कूल्स के अंदर, एंड इवन कॉलेजेस में तो कंपलसरी है ही। ओके, सो ये एक आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है। जब तक आपका जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, आपके माइंड में एक टेंशन रहेगी कि मेरा जेआरएफ क्लियर नहीं है, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, राइट? ये आपको ड्राइव करेगी, ये आपको पुश करेगी कि मैं ऐसे, मतलब ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि मैं किस वे पर जाऊं, मैं क्या चीज़ फॉलो करूं कि जिससे मैं इस अपनी टेंशन को कम कर सकूं, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकूं। जब आपके माइंड में एक प्लान आएगा तो आप उस प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए सोर्सेज को सर्च करेंगे, जिससे कि आपकी नीड सेटिस्फाई हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में चीज़ें आने लग गई कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करूँ पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, मतलब ड्राइव होनी चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर आप क्या करेंगे? सर्च करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे, आप गूगल पर जाएंगे, आप अलग अलग सोर्सेज को सर्च करेंगे जहाँ से आपकी नीड सेटिस्फाई हो। जब आपको वे सोर्सेज मिल जाएंगे, आपकी धीरे धीरे नीड सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी जब आप एट लास्ट अपने जेआरएफ क्रैक कर लेंगे, तो आपकी जो टेंशन है वे क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। नीड क्या है? एक इंटरनल स्टेट है। क्या है नीड? ये आपकी इंटरनल फीलिंग है, ये इंटरनलाइज होता है, ठीक है, जिस पर हमारा आउटकम डिपेंड करता है। सो आई होप
यहाँ तक आपको ये 2 स्लाइड्स क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थियोरीज ऑफ मोटिवेशन। फ्रेंड्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थियोरीज, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी को भी हमने फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैस्लो हायरार्की नीड, हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, एमसी-लेलैंड की 3 नीड्स थ्योरी, एमसी ग्रीगर्स की थ्योरी एक्स एंड वाई, एल्डोफर्स की ERG थ्योरी एंड मेयर्स मोटिवेशन थ्योरी, एंड प्रोसेस थ्योरी एडम्स इक्विटी थ्योरी, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी, बेंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरीज, स्किनर्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी एंड लोकेज गोल सेटिंग थ्योरी। जो ये बेंडूरा और स्किनर है ये मैं करा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट पर जाकर साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है हमारी थ्योरीज ये। एंड जो टेलर वाली थ्योरी है मोटिवेशन की, जो मैंने आपको प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट कराए थे फ्रेडरिक विंस्लो के, ये 99% इसी से ही रिलेट करता है। इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर इन तीनों थ्योरी को मेंशन नहीं करा। हम बाकी की सारी थ्योरीज डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके, सो फ्रेंड्स, थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंटेंट थ्योरीज एंड व्हाट इज़ प्रोसेस थ्योरीज, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कंटेंट थ्योरीज को ही हमने डिवाइड किया हुआ है ना, अलग अलग पार्ट्स में। तो पहले हमें ये वाला बेस क्लियर करना है, तभी हम इन थ्योरीज को समझ पाएंगे। लेकिन इसी मोटिवेशन का जो थ्योरीज है मोटिवेशन की, इसका एक डायग्राम और है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। ट्रेडिशनल थ्योरीज जो है मोटिवेशन की, उसमें आपकी आती है फियर एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैस्लोज नीड हायरार्की, हर्ज़बर्ग की मोटिवेशन जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पर एक की पॉइंट निकल कर आता है कि जो कंटेंट थ्योरीज है, देखिए जो ये कंटेंट थ्योरीज है इसको हम मॉडर्न थ्योरीज भी बोलते हैं, बट जो प्रोसेस है उसको ट्रेडिशनल नहीं बोलते। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाना, प्रोसेस को ट्रेडिशनल नहीं बोलते, लेकिन कंटेंट को हम मॉडर्न थ्योरीज भी कह सकते हैं। अब कैसे? देखिए, जो मैस्लो नीड हायरार्की कौन सी थ्योरी है? मॉडर्न। हर्ज़बर्ग कौन सी थ्योरी है? मॉडर्न। एमसी ग्रीगर कौन सी है? मॉडर्न। ये जापानीज नेम है ऊचीज, जेड्स थ्योरी, ये कौन सा नेम है? मॉडर्न। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, मैस्लो किस में आ रहा है? कंटेंट में आ रहा है। हर्ज़बर्ग किस में आ रहा है? कंटेंट में आ रहा है ना। एमसी ग्रीगर किस में आ रहा है? कंटेंट में आ रहा है। सो आई होप आप ये पॉइंट पकड़ पा रहे हो जो आपको समझाना चाह रही हूँ। हम अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो व्हाट इज ट्रेडिशनल थ्योरीज? ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या होती है? ट्रेडिशनल थ्योरीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग वर्क आउट ऑफ एम्प्लॉयज अंडर थ्रेट ऑफ फियर ऑफ प्रेशर। ट्रेडिशनल थ्योरीज वो थ्योरीज होती है जो किस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि हमें एम्प्लॉय से कैसे काम निकलवाना है। चाहे हम एम्प्लॉय से डरा कर काम निकलवाए, चाहे उसको प्रेशर देके काम निकलवाए, बस हमें तो एम्प्लॉय से काम चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्यों ऐसा ये वाली थ्योरी क्यों ऑप्ट की गई? बिकॉज जो मैनेजर्स हैं उनको ये लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वे शर्कर्स है, कामचोर है नेचर के, इसीलिए वहाँ पर जो ट्रेडिशनल थ्योरी से ज़्यादा फोकस इसी चीज़ पर करती है कि एम्प्लॉय से किसी भी तरीके से काम निकलवाना है। ये ट्रेडिशनल थ्योरीज कहती है। जो मॉडर्न थ्योरीज है वो क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरीज कहती है कि जो सबऑर्डिनेट्स है हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। पहले उनको मोटिवेट करो बहुत ज़्यादा, कि मतलब उनकी एक ऐसी नीड को टारगेट करो कि हाँ वो उसको पूरा करना चाहता है, उसको मोटिवेट करो। उसको आप रिवॉर्ड्स के थ्रू मोटिवेट करो, उसको आप प्रमोशन के थ्रू मोटिवेट करो, मतलब उसको आप ऐसे ऐसे मॉनिटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें जिससे कि वे काम को अच्छे से करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि हमें सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उतनी इक्वल अमाउंट में अथॉरिटी भी देंगे, तभी तो वे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा कुछ डिस्कस किया था आपसे, राइट। मेन एम क्या है मॉडर्न थ्योरीज का? कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए कि जिसमें हर एक पर्सन काम करना स्टार्ट कर दे, अपनी एफर्ट जितना भी एफर्ट्स कर सकते हैं, जितनी उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वे काम करना स्टार्ट कर दे, अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ करें, जिससे उनकी कैपेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। मॉडर्न थ्योरी बिल्कुल डिस्कार्ड करती है ट्रेडिशनल थ्योरीज़ को। मॉडर्न थ्योरीज़ में किसी भी तरीके से एम्प्लॉयज़ को डराकर या धमकाकर नहीं रखा जाता, हमेशा उन्हें प्यार से मोटिवेट किया जाता है हर बार, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव अचीव हो।
अब हम डिस्कस करेंगे ये पूरी स्लाइड। ओके, अब मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ कंटेंट, व्हाट इज़ प्रोसेस थ्योरीज एंड व्हाट आर दीज थ्योरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक बिल्कुल ओके है। अगर है तो प्लीज़ अपना लाइक देके अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिए, जो मुझे मोटिवेट करे हर एक नई वीडियोज़ के लिए। सो हम बात करेंगे कंटेंट थ्योरीज़ की। कंटेंट थ्योरीज़ को हम नीड थ्योरीज भी कहते हैं, ठीक है। दे लुक एट मोटिवेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। कंटेंट थ्योरीज किस चीज़ में फोकस करती है कि पहले वे एम्प्लॉयज़ की नीड्स को सर्च करेगी, यानी एम्प्लॉयज़ की नीड्स देखेगी कि एक पर्सन की क्या क्या नीड हो सकती है। उस नीड के सहारे, उस नीड को यूज़ करके, उस नीड को टारगेट करके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। ये जो थ्योरीज़ है डिस्कस करती है कि हम किस तरीके से एक एम्प्लॉय की नीड को पूरा कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंटेंट थ्योरीज फोकस करती है व्हाट विल मोटिवेट अस, कि एम्प्लॉयज़ को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। ओके, और उसी चीज़ को, जो थिंग्स एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं, उसी को ही फाइंड आउट करती है कंटेंट थ्योरीज। अब हम बात करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की की। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बस ओवरव्यू दूंगी, बिकॉज इसकी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी। ओके फ्रेंड्स, मैस्लो ने 5 स्टेप्स में ये पूरा चार्ट क्रिएट किया है, जो आप पायरामिड देख रहे हैं, ठीक है। मैस्लो कहता है कि एक पर्सन की 5 नीड्स होती हैं और उसकी प्रायोरिटी सेट कर दी कि पहली नीड कौन सी आएगी, सेकंड लेवल पर नीड कौन सी आएगी। प्रायोरिटी पे जो नीड होती है एक पर्सन की, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी सबसे पहली जो इंसान की ज़रूरत होती है वो होती है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना। कपड़ा रोटी मकान कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर एंड क्लोथ। ओके, अब एजुकेशन भी हमारा बेसिक नीड में आता है। तो मैस्लो कहता है कि सबसे प्रायोरिटी पर जो एक पर्सन की नीड होती है वो होती है उसकी बेसिक नीड्स, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब तक उसकी ये नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, वह नेक्स्ट नीड पे मूव नहीं करेगा, ठीक है। जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जाएगी तो वह सेफ्टी नीड्स पर आएगा, ठीक है। देन आएगा अपनी सोशल नीड्स पर, यानी बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स पर। देन उसकी नीड्स बढ़ती जाएगी। जब उसकी तीनों नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तब वह नेक्स्ट नीड पे मूव करेगा, एस्टीम नीड पे, जिसमें भी क्या चाहेगा कि मेरी प्रेस्टीज हो, सभी मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, सभी मेरी हाँ जी हुजूरी करे, इन अदर वर्ड्स। ओके, बिल्कुल मैं फ्रैंक भाषा में बात कर रही हूँ, बिल्कुल फ्रैंक लैंग्वेज में। देन उसकी जो लास्ट नीड होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो उसकी खुद को लेकर गोल है, अपने कैरियर को लेकर गोल है, यहाँ पर उसकी वे नीड आएगी सबसे लास्ट में। तो मैस्लो का मैंने पूरा पायरामिड डिफाइन कर दिया है। ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट थियोरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी पर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हर्ज़बर्ग ने कौन सी थ्योरी दी सबसे पहले? हर्ज़बर्ग ने दी 2 फैक्टर थ्योरी। ओके, कौन सी थ्योरी दी? 2 फैक्टर थ्योरी, हाँ जी। ओके, दिस थ्योरी हैज़ बीन, फ्रेंड जब भी कोई थ्योरी फॉर्मुलेट की जाती है, वे किसी न किसी रिसर्च पर बेस होती है। जो आपका सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें हमने चीज़ पढ़ा था कि थ्योरी हमेशा किसी रिसर्च पर बेस होती है। तो फ्रेंड्स, जब ये थ्योरी क्रिएट की गई, हर्ज़बर्ग की फॉर्मुलेट की गई, तो किसी रिसर्च पर बेस थी। और हर्ज़बर्ग ने ये रिसर्च की थी अपने कुलीग्स के साथ मिलकर। वे अपने कुलीग्स के साथ कोलैबोरेट किया हर्ज़बर्ग ने, और उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की। अब रिसर्च क्या थी? हर्ज़बर्ग ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद हर्ज़बर्ग ने क्या कंक्लूज़न निकाला कि मोटिवेटिंग फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हर्ज़बर्ग ने जब एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ लिए, तो जब पूरा इंटरव्यू ले लिया गया, उसके बाद एक कंक्लूज़न निकाला गया कि 2 फैक्टर ऐसे हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं। अब ये 2 फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, एक फैक्टर है आपका सेटिस्फाइड फैक्टर और एक फैक्टर है आपका डिससेटिस्फाइड फैक्टर। ओके, ये क्या कह रहा है कि अगर जिसको हम मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी कहते हैं और डिससेटिस्फाइड को हम क्या कहते हैं? हाइजीन फैक्टर्स भी कहते हैं। ये हम आगे देखेंगे भी, डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, आप डिससेटिस्फाइंग फैक्टर को मेंटेनेंस फैक्टर भी कह सकते हैं, हाइजीन फैक्टर भी कह सकते हैं और डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं। देखिए, मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं हुज प्रेजेंस डज नॉट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू वर्क। यानी ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये फैक्टर्स एक एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट भी है,
तो वे मोटिवेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में कि वे बहुत अच्छे से काम करें। लेकिन अगर ये फैक्टर्स उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ना हो तो वह डिमोटिवेट ज़रूर करेंगे। अब ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। आप घर पर स्टडी कर रहे हैं अपने JRF के लिए, ठीक है। अब आप एक रूम में बैठ के स्टडी कर रहे हैं, आपका पूरा रूम बिल्कुल मेस है, कोई चीज़ कहाँ पर है, आपको कोई चीज़ सही जगह पर मिल ही नहीं रही, बिल्कुल मेस आपका रूम, सब कुछ बिखरा सा हुआ है। तो आप पढ़ो तो गए बैठ के उसी रूम में ही, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आप तो आराम से अपने बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपका उस पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यानी आप जो नीट एंड क्लीन जो रूम होते हैं वे मोटिवेट तो नहीं करता, लेकिन अगर वही रूम नीट एंड क्लीन ना हो, बिल्कुल मेस हो, तो वो चीज़ आपको बार बार डिमोटिवेट ज़रूर करेगी, आपका माइंड डाइवर्ट ज़रूर करेगी बार, है ना, आपकी स्टडी से। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट तो नहीं करते उनकी प्रेजेंस, लेकिन उनकी एब्सेंस उनको डिमोटिवेट ज़रूर कर देती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान देते हैं? कंपनीज़ की पॉलिसीज़, कंपनी की पॉलिसीज़ अगर ना हो, एब्सेंस हो, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो ठीक से नहीं चलेगा, उनको डिमोटिवेशन करना स्टार्ट कर देंगे। टेक्निकल इंस्पेक्शन, इंस्पेक्टर के साथ उनका पर्सनल रिलेशन। इंस्पेक्टर कौन है फ्रेंड? जो इंस्पेक्ट करता है प्रोड्यूस्ड क्वालिटी को, ओके। जो उसके कलीग्स है, टीम मेंबर्स है, उनके साथ उसका रिलेशन, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, पर्सनल लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेटस, एनवायरनमेंट। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एब्सेंस एक एम्प्लॉय को डिमोटिवेट तो करेगी, लेकिन इनकी प्रेजेंस मोटिवेट नहीं करेगी। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट है आपका सेकंड फैक्टर हर्जबर्ग का, जिसको आप मोटिवेटर्स भी कह सकते हैं, सेटिस्फायर्स भी कह सकते हैं। मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को सीधा डायरेक्टली इंस्पायर करते हैं काम करने के लिए। ये फैक्टर्स एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, ठीक है। ये फैक्टर्स उनके वर्क से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, जिसको हम जॉब फैक्टर्स भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स आप नाम से समझिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स नाम से ही क्लियर है, ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली एक पर्सन को मोटिवेट करते हैं, ओके। और जो हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, डिससेटिस्फायर या डीमोटिवेटर, ऐसे फैक्टर जो ऐसे फैक्टर जिसकी एब्सेंस एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फाई कर सकती है, ओके। सो मोटिवेटर्स में क्या चीज़ आएगी? अचीवमेंट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को ये कहे कि आप अगर ये अपना टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन देंगे, आपका जो गोल था वो अचीव कर लेंगे अपने कैरियर को लेकर, तो वे उसके जॉब से डायरेक्टली रिलेट हो गया। तो यानी उसके डायरेक्टली उसके वर्क से रिलेट है उसकी रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट उसके करियर के अंदर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, खुद उसकी एक जॉब जो वे कर रहा है। तो सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड, उसके वर्क से डायरेक्टली रिलेट करती है ना। तो इसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस में डालेंगे? मोटिवेटर्स में डालेंगे। हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी क्या बिलीव करती है कि अगर हम जॉब हाइजीन स्ट्रेसर्स को एलिमिनेट कर देंगे, लाइक पुअर जॉब सेटिस्फैक्शन, पुअर वर्किंग कंडीशंस, अगर हम पुअर वर्किंग कंडीशंस या हाइजीन स्ट्रेसर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो इससे परफॉर्मेंस बूस्ट होगी, किसकी? एम्प्लॉयज़ की। जॉब एनरिचमेंट के थ्रू एंड जॉब एम्पावरमेंट के थ्रू भी जॉब सेटिस्फैक्शन बूस्ट होगा, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम हर एक एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे भी क्या होगा? उनकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब हम बात करेंगे MC ग्रीगर्स एक्स एंड वाई थ्योरी। MC ग्रीगर ने कौन सी थ्योरी दी? एक्स एंड वाई थ्योरी दी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैनेजर हैं, मैनेजर ने अपने माइंड में कुछ स्टीरियोटाइप्स बना लिए, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर एक अपनी अजम्पशंस बना ली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे, और जो उन्होंने अजम्पशंस बनाई हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर, जैसे उन्होंने अजम्पशंस बनाई हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर, वैसा ही वे बिहेव करेंगे। फ्रेंड्स, स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आप एक टीचर है क्लास में, और ना पीछे ना 10 बच्चों का एक ग्रुप है जो बैक वेंचर है। टीचर ये समझेंगे कि जो 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा
केयरलेस है, बिल्कुल भी टीचर की बात नहीं मानता, बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता, एक स्टीरियोटाइपिंग बना ली। यानी पूरे 10 के 10 बच्चे डाल दिए उस अपने अपने जो दिमाग पे जो उन्होंने अजम्पशंस बनाई थी ना, अपने माइंड में 10 के 10 बच्चों के लिए उन्होंने एक जैसी राय बना ली। क्या पता उस 10 में से 2 बच्चे ऐसे हो जो खूब पढ़ते हो, टीचर की बात भी मानते हो, लेकिन टीचर ने अपने दिमाग में एक ऐसी माइंडसेट कर लिया कि नहीं, वे 2 बच्चे भी इन्हीं 10 बच्चों के अंदर आते हैं, और उनकी अच्छाई को देखा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसी एजम्पशंस थी वैसा टीचर का बिहेवियर था। समझ रहे हो बात? अब देखते हैं कि एमसी ग्रीगर क्या कहता है। एमसी ग्रीगर ने 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ एजम्पशंस को आइडेंटिफाई किया जो मैनेजर ने अपने स्टाफ को लेकर बनाए। जैसे उन्होंने अजम्पशंस बनाई थी अपने स्टाफ को लेकर, वैसा उनका बिहेवियर था। देखते हैं। एक ग्रुप है थ्योरी एक्स, एक ग्रुप है थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स को लेकर मैनेजर्स क्या बिलीव करते थे कि ये मॉनिटरी कंसर्न्स है, मतलब इनको सिर्फ मॉनिटरी इंसेंटिव्स देकर इनको मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, ये काम को टालने की कोशिश करेंगे जब भी इनको मौका मिलेगा। इनके अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, इनको जिम्मेदारियां लेना पसंद नहीं है, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना पसंद नहीं है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को लेकर ज़्यादा इंडिफरेंट है, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। इनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, चेंज से भागते हैं। जो थ्योरी वाई का जो ग्रुप है, जो थ्योरी वाई का जो ग्रुप है, उसको लेकर मैनेजर्स की क्या एजम्पशन है कि अगर उनको जॉब सेटिस्फेक्शन हो तो वे अच्छा काम करेंगे। वे वर्क को देखने के लिए हमेशा ही, मतलब अच्छा वर्क लेने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं, उनमें एम्बिशंस होती है, वे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कमिट करने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं, वे क्रिएटिव होते हैं और वे चेंज को वेलकम करते हैं। तो एमसी ग्रीगर क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसी ग्रीगर बिलीव करता है कि एवरी मैनेजर एक्शंस आर गवर्न्ड बाय हाउ दे व्यू ह्यूमन नेचर, कि हर एक मैनेजर का एक्शन वैसे ही होगा जैसे वे ह्यूमन नेचर को देखता है। यानी उसकी जो भी एजम्पशंस है, जो भी माइंडसेट्स है एक ह्यूमन को लेकर, वही एजम्पशंस उसके बिहेवियर को सेट करेगी मैनेजर के। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन क्या निकाला हमने इस थ्योरी का। एमसी ग्रीगर थ्योरी इज दैट द एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन। एमसी ग्रीगर कहता है कि अगर हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है अच्छे से काम करने के लिए, तो हमें कंपनी के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। यानी हमें कुछ डिसीजंस लेने की पावर हमें मिडल और लोअर लेवल को असाइन कर देनी चाहिए, और हमें एम्प्लॉयज़ का पूरा पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। कोई भी एक डिसीज़न यानी किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। एक फाइनल डिसीज़न से पहले हमें अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी मिलकर कंसल्ट करना चाहिए। बाय डूइंग सो, अगर ऐसा किया जाता है तो एम्प्लॉयज़ एक काम को विलिंगली करेंगे, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को अपने आप अप्रेस करेंगे, मेजर करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है एमसी क्लीलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी। एमसी क्लीलैंड्स ने 3 नीड्स की थ्योरी दी। ठीक है, इन्होंने 3 मोटिवेटर्स आइडेंटिफाई किए। एमसी क्लीलैंड्स ने 3 नीड्स थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये तीनों अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, ये तीनों ही हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई एक ऐसी नीड होती है जो एक पर्सन को डोमिनेट करती है। ठीक है, हर एक पर्सन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हर एक पर्सन की जो ये नीड्स है, ये 3 नीड्स, उसमें हर एक पर्सन की अलग अलग नीड डोमिनेट करेगी। यानी किसी पर्सन की अचीवमेंट नीड डोमिनेट करेगी, किसी पर्सन पर पावर की नीड डोमिनेट करेगी। डिपेंड करता है हर एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक को लेकर। अचीवमेंट नीड क्या कहता है कि हमारी जो एक एम्प्लॉय है उसको ना हमेशा ये रहता है कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसको ये मोटिवेट करता रहता है। एफिलिएशन का मतलब कुछ पर्सन्स की नीड ऐसी होती है कि उनको ज़्यादा बातचीत करना पसंद है, सोशल इंटरेक्शन में आना पसंद है। ठीक है, मतलब वे ये चाहते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे हमारे कलीग्स हो, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी हो, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा, मतलब वे रिलेशन अच्छा करना उनकी सबसे पहली नीड होती है। लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी पावर हमारी सबसे बड़ी नीड है। ठीक है, जिससे कि मतलब लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो। आई होप आप समझ पा रहे हैं।
हर एक पर्सन में तीनों ही नीड होती है, एमसी क्लीलेंड्स कहता है, लेकिन हर एक पर्सन की करैक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन के ऊपर एक ही नीड डोमिनेट करे। किसी पर्सन के ऊपर ये वाली नीड हैवी करेगी, किसी पर्सन के ऊपर एफिलेशन की नीड हैवी करेगी, किसी पर्सन पे पावर की नीड हैवी करेगी। पावर की नीड वो नीड होती है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि हर कोई मुझसे इन्फ्लुएंस हो, इस तरह की नीड्स को हम क्या कहेंगे, पावर वाली नीड कहेंगे। एल्डफ्रर्स ने दी थी ईआरजी की थ्योरी। अब फ्रेंड्स, ईआरजी का मतलब है, ई का मतलब है एग्जिस्टेंस नीड्स, आर का मतलब है रिलेटेडनेस नीड्स एंड जी का मतलब है ग्रोथ नीड्स। ये जो थ्योरी है मैस्लो थ्योरी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मैस्लो ने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया था थ्योरी को, लेकिन एल्डफ्रर्स ने 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। एल्फर्स कहता है कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को हमने ले लिया एग्जिस्टेंस नीड्स में, ठीक है। सोशल और एस्टीम को हमने ले लिया रिलेटेडनेस नीड्स में, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को हमने ले लिया ग्रोथ नीड में। ओके, मेयोज मोटिवेशन थ्योरी, ये फ्रेंड्स थ्योरी एक बिलीफ पर बेस है, ठीक है। क्या बिलीफ पर बेस है कि ऐसे 2 फैक्टर्स हैं, यानी जब एक एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, तो ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है जॉब कंटेंट, यानी जिस जॉब पर वे काम कर रहे हैं वो जो भी उनको सबसे बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करती है, यानी जो उनको टास्क दिए जाते हैं करने के लिए, जिससे उनकी भी जॉब है, फिर टास्क उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सेकंड फैक्टर जो मोटिवेट करता है वर्क प्लेस पर एम्प्लॉयज़ को, वो है सोशल रिलेशंस, ठीक है, कि आप किसी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने पीयर्स, अपने ग्रुप्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। मेयो एक्नॉलेज करता है कि पे और एनवायरमेंटल फैक्टर जो है एम्प्लॉय के मोटिवेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मेयो क्या बिलीव करता है कि रिलेशनल फैक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पर्सन को मोटिवेट करने में। ओके, मेयो एक चीज़ और कहता है, मेयो बिलीव्ड दैट इट वाज द ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी, कि वो ग्रुप ही है जो एक प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। यानी एक पर्सन तो इंडिविजुअल काम करे, एक ग्रुप में काम करे, तो जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो ग्रुप का बिहेवियर है, उसका जो कोहेसिवनेस है ग्रुप का, वो ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट करता है, वे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप, हमें कभी भी एक ग्रुप की अहमियत को ओवरस्टेट, कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज फ्रेंड ये ग्रुप ही है जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, ना कि पे और प्रोसेस। यानी पे और प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रुप एक प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर हम ये सोचते हैं कि हम एम्प्लॉय की पे इंक्रीज़ कर देंगे तो वह अच्छा सा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो कंपनी को अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। मेयो कहते हैं कि पे और प्रोसेस से ज़्यादा महत्व रखता है ग्रुप। अगर एक बंदा ग्रुप में मिलकर काम करता है, ठीक है, अच्छे से काम करते हैं, कोऑपरेशन से काम करते हैं, तो उसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कंपनी की प्रोडक्टिविटी पर। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, ठीक है। अब मेयो ने क्या कहा कि अब ग्रुप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्टली नॉर्म्स, रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। ये क्या कहता है, रेफर्स टू वेदर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कि जो ग्रुप के मेंबर्स है वे किस तरह का बिहेवियर रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं फिर नेगेटिव रख रहे हैं। सेकेंड आता है ग्रुप कोहेसिवनेस, इसका मतलब ग्रुप किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, कैसे मिलकर चल रहा है एक दूसरे के साथ। अब हम बात करेंगे ऊचीज जेट थ्योरी। फ्रेंड्स, नाम से ही समझिए जापानीज नेम है ये, ऊचीज जेट थ्योरी। ये जो थ्योरी है पूरी की पूरी हमारी जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस है। किस पर बेस है, जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस है। पूरी की पूरी थ्योरी हमारी ऊचीज जेट थ्योरी जापानीज मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस है। ये थ्योरी किसी भी आइडियोलॉजी पर बेस नहीं है, बल्कि जापान के अंदर जिस तरह का मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है, ये पूरी थ्योरी उस पर बेस है। ओके फ्रेंड्स, अब ये थ्योरी हमारे इंडिया में जिस तरह का मैनेजमेंट होता है और जापान में जिस तरह का मैनेजमेंट होता है बिल्कुल डिफरेंट है, और उसी को लेकर ये पूरी थ्योरी बनाई गई है। ओके, तो मैंने इसके कुछ की पॉइंट्स निकालिए जिससे कि आपको समझने में और चीज़ों को ग्रैस्प करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में, कि
ऊचीज जेट थ्योरी यानी जब जापान के अंदर कंपनीज की मैनेजमेंट होती है तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है प्लानिंग को लेकर, ऑर्गेनाइजिंग को लेकर, स्टाफिंग को लेकर, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को लेकर। अब फ्रेंड्स, चाहे हमारे इंडिया की मैनेजमेंट है, चाहे जापान की मैनेजमेंट है, चाहे लंदन की मैनेजमेंट, चाहे ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट है, हर एक जगह जो मैनेजमेंट करने का तरीका है वो सेम हो सकता है, लेकिन जो व्यूज़ है मैनेज करने के, जो आइडियोलॉजी है वो सभी की डिफरेंट हो सकती है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, हर जगह, हर फील्ड में, हर कंट्री में मैनेजमेंट होती ही होती है। तो प्लानिंग को लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं कि जो अटेंशन दिया जाता है वह ज़्यादा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पर दिया जाता है। सबऑर्डिनेट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्लानिंग के टाइम। जब प्लानिंग की जाती है, जब मीटिंग्स होती है, तो सबऑर्डिनेट्स को भी बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है कि वे डिसीजन के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करें। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कहते हैं, जब रिलेशनशिप्स डिटरमाइन किए जाते हैं, जब एडजस्टमेंट्स की जाती है, तो ये कहते हैं कि सभी मिलकर, कोई एक इंडिविजुअल बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी काम के लिए, अकाउंटेबल नहीं है, सभी बंदे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं। ये ज़्यादा महत्व इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर देते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो स्टाफिंग होती है, स्टाफिंग भी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट के थ्रू करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं। ओके, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट की जाएगी वो सिर्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस से की जाएगी। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से करना, ठीक है, कॉलेजेस में जाकर वहाँ से अच्छे अच्छे बंदे लेकर आना काम के लिए। तो रिक्रूटमेंट कई जगह से होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना, ठीक है, कोई जॉब के लिए मतलब ऑफर निकालना कि जॉब आई हुई है आप आ जाइए, वैकेंसी निकालना, ठीक है। तो मतलब रिक्रूटमेंट के बहुत सारे स्टेप्स अपने इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जापान के अंदर जो ये आउचीज जेट थ्योरी है पूरी जापानी सिस्टम पर बेस है, तो वही के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और कॉलेज से ही रिक्रूटमेंट की जाती है। जब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है कंपनीज़ में, तो पूरी लाइफ के लिए एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। यहाँ पर जो डायरेक्टिंग में क्या कहा गया है कि जो लीडर होता है ना, वह हेल्पर का भी काम करता है। यहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, अब हम बात करेंगे कंट्रोलिंग की। इसमें क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पे कलेक्टिव कंट्रोल पर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल कंट्रोल। अब फ्रेंड्स, इस जेड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी है, इसको हम अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। फर्स्ट, आपका लैक ऑफ रिक्वायर्ड एफिशिएंसी फॉर पार्टिसिपेशन। जेड थ्योरी क्या कहती है कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, बट हमारे इंडिया में क्या समझा जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वे मैनेजर की जगह पर डिसीजन ले सके। हमारे इंडिया में समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल नहीं है कि वे मैनेजर के जैसे डिसीजन ले पाए, ठीक है। इसीलिए ये जो थ्योरी है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सूटेबल नहीं मानी जाती, और हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में सूटेबल नहीं मानी जाती, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया गया है। लैक ऑफ रेसिप्रोकल लॉयल्टी, इसका मतलब हमारे इंडिया में क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है वो इतने लॉयल नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही कंपनी में काम करे, प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। द मोमेंट, यानी कोई भी अगर ऐसा मोमेंट आता है कि मतलब उनको, इसका मतलब है कि अगर कभी भी एम्प्लॉयज़ को कोई दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर मिलता है, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर मिलता है, चाहे सैलरी की टर्म्स में, चाहे प्रमोशन की टर्म्स में, तो वो उसी टाइम हमारी कंपनी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी लॉयल्टी पर शक किया है हमारे इंडिया ने। हमारी इंडिया कहती है कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है इतने लॉयल नहीं है कि पूरी ज़िंदगी हमारी कंपनी के लिए निकाल सके, ठीक है। तो देखा जाए फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में जैसा हम देखते हैं, जब कंपनीज़ के अंदर जब काम कर रहे होते हैं, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और उन्हें कभी किसी अदर कंपनी से ऑफर्स मिलते हुए जाते भी हैं, राइट। तो इसमें यही चीज़ कही गई है, इसी बेसिस पर चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है। अगला आता है लैक ऑफ ग्रुप फीलिंग। इसमें क्या कहा गया है कि हमारी इंडियन कंपनीज़ में बहुत सारी पेक्युलरिटीज़ पाई जाती हैं। देखिए, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, सभी का बिल्कुल डिफरेंट है, सभी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंसेस है, कई बार एक ग्रुप में तो फ्रेंड्स देखिए मोर देन 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, है ना, लेकिन हर एक ग्रुप में, यानी हर एक ग्रुप में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी का जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो ठीक है, जो उनका मतलब बिहेवियर है,
उनका लैंग्वेज, उनका फूड, उनका ड्रेस, उनकी कास्ट, उनका रिलीजन, सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन कई बार यही चीज़ एक डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है ग्रुप फीलिंग डेवलप करने में। हम कहते हैं वैसे हमारी जो इंडिया है, हमारे इंडिया में कितने कल्चर्स है, कितने रिलीजन्स है, फिर भी हम सब मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया इस थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कई बार यही वजह हो जाती है कि वे ग्रुप फीलिंग क्रिएट नहीं हो पाती, उसकी लैकनेस हो जाती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ टॉलरेंस इन इन्वेस्टर्स। टॉलरेंस मतलब आप कितना सह पा रहे हो, ठीक है, कितनी आपकी सहन शक्ति है। इसमें क्या कहा गया है, जेड थ्योरी क्या ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पर जापान के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वे हमेशा एक्सेप्ट रेडी रहते हैं कम प्रॉफिट को भी लेने में या कम लॉस को भी लेने में, मतलब हर सिचुएशन में वे एक्सेप्ट होते हैं इन्वेस्टर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मतलब वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है ना, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया और उनको लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो वो उस कंपनी को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसे इन्वेस्टर्स की स्कैरसिटी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। जेड थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो इनफॉर्मल हो। लेकिन हमारे इंडिया में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। यानी आपको पता होगा, मैंने जब कराया था टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, मैंने क्या कहा था कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जब मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, तो वहाँ पर आपकी अपने कलीग्स के साथ फ्रेंडशिप हो गई। तो फ्रेंड्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही डेराइव हुई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लाइक आपका फ्रेंडली नेचर आपके कलीग्स के साथ, ठीक है, आपके बॉस के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे इंडिया में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क कर ही नहीं सकती विदाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आता है हॉरिजेंटल मूवमेंट रिड्यूसेस स्पेशलाइजेशन, कि अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है तो वह स्पेशलाइजेशन को कम करती है, जेड थ्योरी ये कहता है। लेकिन हमारे इंडिया में एम्प्लॉय एक्सपर्ट नहीं है हर एक फील्ड के अंदर, समझ रहे हो बात मेरी। इसलिए हॉरिजेंटल मूव करना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, इसलिए कंपनी इस चीज़ से डिप्राइव हो जाती है। फ्रेंड्स, वर्टिकल क्या होता है पता है ना आपको? वर्टिकल जिसमें अलग अलग लेवल्स हो, हॉरिजॉन्टल जिसमें सेम लेवल पर बात की गई हो। ओके फ्रेंड्स, ये पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने इसमें सारे नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए गए हैं। अब फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट आता है कि क्या हमारे इंडिया में इस जेड थ्योरी को माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में अभी इस तरह का कल्चर एमर्ज ही नहीं हुआ। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसमें जापानीज़ मैनेजमेंट सिस्टम को सूटेबल किया जा सके, लेकिन ये प्रोसेस अभी बहुत स्लो है। लेकिन जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वहाँ पर ऐसा कुछ किया गया था, बताती हूँ ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वे सेम लेवल पर थे, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल पर काम चल रहा था। सभी एक चीज़ में एक्सपर्ट थे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी की यूनिफॉर्म थी। जिन्होंने अगर यूनिफॉर्म थी तो क्या एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए फ्रेंड, जब एक एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी सिविल ड्रेस पहन के आएंगे तो उससे क्या होगा, मतलब एक स्टेटस होता है, कहते नहीं हम जब कुछ पहनते हैं हमारी पर्सनैलिटी, उससे हमारी पर्सनैलिटी हाईलाइट होती है, ठीक है। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल हमारी पर्सनैलिटी को, हमारा बात करने का तरीका हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सेट कर दी गई तो उन्होंने उस चीज़ को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, सभी एक इक्वल लेवल पर आ गए। ओके, तो लेकिन फ्रेंड्स, मारुति उद्योग में चीज़ करी तो गई थी, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में जेड थ्योरी का इतना यूज़ नहीं होता, प्रोसेस काफ़ी स्लो है। अब बात करेंगे हम प्रोसेस थ्योरीज़ की। हमने कंटेंट थ्योरी सारी की सारी पढ़ ली है, अब हम बात करेंगे प्रोसेस थ्योरीज। सो व्हाट आर प्रोसेस थ्योरीज? प्रोसेस थ्योरीज लुक एट हाउ पीपल आर मोटिवेटेड। प्रोसेस थ्योरीज ये देखती है कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, और कंटेंट थ्योरीज देखती है कि लोगों को क्या चीज़ मोटिवेट करती है और प्रोसेस में कैसे मोटिवेट किया जाए। ओके, ये किस चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न है? उस प्रोसेस को फॉलो करने में, क्योंकि फ्रेंड एक प्रोसेस फॉलो होता है मोटिवेशन का, उसी से तो एक बंदा मोटिवेट होता है, उसी प्रोसेस को फॉलो करके। तो यहाँ पर यही बात आती है कि कैसे हम मोटिवेशन अक्कर कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन ला सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा फोकस उस चीज़ पर होता है, ठीक है। हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हमारे प्रोसेस को, बिकॉज फ्रेंड जो हर एक इंडिविजुअल की नीड है वो चेंज होती रहेगी। इंडिविजुअल स्टेबल जो नीड्स है वो स्टेबल नहीं होती, वो फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू टाइम।
तो जैसे जैसे नीड चेंज होगी वैसे वैसे मोटिवेशन लेवल चेंज होगा और वैसे वैसे ही उनको अपने प्रोसेस के अंदर चेंजेस लाने होंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, प्रोसेस थ्योरीज यही कहती है कि कैसे हम मोटिवेशन लेवल के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस को भी एडजस्ट करते रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो प्रोसेस थ्योरीज है ये फोकस करती है कि कैसे, हाउ मोटिवेशन अक्कर्स, कैसे हम मोटिवेशन डेवलप करें एम्प्लॉयज़ में। तो फर्स्ट हमारी आती है प्रोसेस थ्योरी की एडम्स इक्विटी थ्योरी। ओके, ये थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी क्या प्रपोज करती है, दैट हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन ईच एम्प्लॉय परसीव्स देयर ट्रीटमेंट टू बी फेयर रिलेटिव टू अदर्स। इट मीन्स एम्प्लॉयज़ तभी हाईली मोटिवेट फील करेंगे अपने आप को जब वे ये परसीव करेंगे, ये सोचेंगे कि जो अदर पीपल हैं उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, इक्वालिटी में जो ट्रीटमेंट हो रहा है। एडम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने इनपुट्स को तो एडजस्ट कर सकते हो, यानी जो आप मेहनत कर रहे हो आप उसको तो एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आप आउटपुट को एडजस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि सामने वाला मुझसे अनफेयर ट्रीट कर रहा है, तो जैसा वे ट्रीट करेगा वैसा वे अपने इनपुट्स के अंदर क्या लेकर आएगा, चेंज लेकर आएगा। यानी जैसा उसको आउटपुट मिल रहा है, यानी इतना अच्छा काम करने के बावजूद उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, उसको लग रहा है ऐसा कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, चाहे उसको सब कुछ इक्वल मिल रहा हो, बट उसके माइंड में ये चीज़ आ रही है कि वे चीज़ मुझे इतने अच्छे से नहीं मिल रही जितना उसको मिल रहा है। ओके, तो उसकी चीज़ में ये चीज़ आने लग गई। जैसे ये चीज़ आएगी तो वे कहीं ना कहीं क्या करेगा, अपने इनपुट्स को या तो कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा, या तो वे ज़्यादा एफर्ट्स करेगा अप्रिसिएशन लेने के लिए, या वे अपने एफर्ट्स को बिल्कुल कम कर देगा ये सोच कर कि मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। आई होप आप समझ पा रहे पॉइंट। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है एडम्स की, कि इंडिविजुअल अपनी जॉब को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपेयर देयर जॉब इनपुट्स को कंपेयर करते हैं और उससे क्या आउटकम हुआ उसको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, कि जो मैं इनपुट लगा रहा हूँ, जो मैं मेहनत लगा रहा हूँ, उससे मुझे क्या आउटकम मिला, और उसी चीज़ को वे दूसरे पीपल के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि उस इनइक्वालिटी को एलिमिनेट कर सकें। कैसे एलिमिनेट करेंगे इनइक्वालिटी, अगर उनको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही जितना वे डाल रहे हैं आउटपुट, तो वे क्या कर देंगे, अपनी परफॉर्मेंस को कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। ठीक है, जिससे कि उनकी इक्वालिटी में ट्रीट हो सके। ओके, जितना ज़्यादा इंडिविजुअल ये सोचेगा कि उसको अच्छा इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, उतना ज़्यादा वे मोटिवेट फील करेगा। कई बार कुछ पर्सन्स क्या परसीव कर लेते हैं कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है, अगर ये चीज़ वे अपने माइंड में सोचने लग जाएंगे तो वे क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय कितना टाइम लगा रहा है, कितना एफर्ट, उसकी लॉयल्टी, उसकी काम को लेकर मेहनत, उसकी कमिटमेंट, एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, इनपुट में आएगी। और आउटकम्स क्या हो सकते हैं, जितना भी इनपुट लगा रहा है। देखिए फ्रेंड, अगर एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं कंपनी के लिए कुछ टारगेट्स अचीव कर पा रहा हूँ, तो उसको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कंपनी उसकी जॉब को परमानेंट कर देगी, उसकी जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर देगी, उसके अदर बेनिफिट्स इंक्रीज़ कर देगी, है ना, उसके एक्सपेंसेस को कंपनी पे करना स्टार्ट कर देगी, रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल ये इनपुट्स लगा सकता है और एक्सपेक्ट क्या कर सकता है, ये वाले आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस का। ठीक है, अब एक डायग्राम से समझते हैं ये क्या कह रहा है, व्हाट आई पुट इनटू माय जॉब, यानी जो भी अपनी जॉब में लगा रहा हूँ, टाइम, एफर्ट, एबिलिटी, लॉयल्टी, और मुझे उससे क्या मिल रहा है, मुझे अपनी जॉब से क्या रिसीव हो रहा है, पे, बोनस, पर्क्स, बेनिफिट, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, सारी चीज़ें रिसीव होंगी, तो पीपल बिकम डीमोटिवेटेड एंड रिड्यूस इनपुट। क्या कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर बात की गई है कि जितना भी इनपुट लगा रहा है एक बंदा, और अगर उसको उसके इनपुट के जितना उसको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो या तो वह अपने इनपुट को कम कर देगा या अपने इनपुट को ज़्यादा कर देगा। अगर उसको लगता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, तो उसको लग रहा है कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, और लगा वे बहुत सारा इनपुट है अपना। ठीक है, तो वे क्या कर देगा, अपने इनपुट को कम कर देगा। जब वे अपने इनपुट को कम कर देगा, उसको लग रहा है मुझे अप्रिसिएशन तो वैसे भी नहीं मिल रहा, मैंने मेरे इनपुट भी कम कर दी, तो ये चीज़ क्या हो गई, हमारी बैलेंस में हो गई। ठीक है, या फिर वे क्या करेगा, अप्रिसिएशन लेने के लिए वे ज़्यादा एफर्ट करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ अब मुझे अप्रिसिएशन मिल सकता है, और क्या पता मैनेजर ने उसको अप्रिशिएट कर भी दिया हो, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि एडम थ्योरी यही कहती है कि जितना भी इनपुट एक एम्प्लॉय लगाता है उसको उसके इनपुट के कंपैरिजन इक्वल आउटपुट मिले। ओके,
सो हम नेक्स्ट थ्योरी पे अब कंपैरिजन में किस किस के साथ कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपनी प्रेजेंट जॉब को पास्ट जॉब के साथ कंपेयर कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम है, देखिए एक स्ट्रक्चर मैंने प्रिपेयर किया है। एक इंडिविजुअल का आउटपुट, यानी उसने जितना इनपुट लगाया उसका जो आउटकम मिला, और उसने दूसरे पर्सन्स के साथ कंपेयर किया, उसको लगा कि मेरे साथ इनइक्वल ट्रीट हो रहा है, इनइक्विटी हो रही है, अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको कैसा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, वह डीमोटिवेट हो जाएगा। जब जितना उसने इनपुट लगाया और उसको जो आउटपुट मिला, अगर वह उसने जब दूसरों के साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया और वह उसको लगा कि हाँ मेरे साथ सही ट्रीटमेंट हो रहा है, बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके अंदर इक्विटी की रिसेप्शन आई, तो वह सेटिस्फाइड होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा स्ट्रक्चर ये प्रिपेयर किया, आप इसको ज़रूर देखिए। ओके, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। When employees perceive inequity, they can be predicted to make one of the following choices. जब भी employees परसीव करते हैं कि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वे इनमें से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अपने इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने आउटकम को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने सेल्फ को लेकर अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों को लेकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर सकते हैं, एक अलग से एटीट्यूड ऑप्ट कर सकते हैं और इस फील्ड को ही लीव कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ ऑप्शंस हैं। इक्विटी थ्योरी फोकस करती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर, प्रोसीजरल जस्टिस पर एंड इंट्रैक्शनल जस्टिस पर। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयज़ को ये फीलिंग आती है कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उसी बराबर मुझे तनख्वाह सैलरी मिल रही है, तो इसका मतलब मेरे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि मतलब एक कहने का मतलब कि जो वे प्रोसीजर ऑप्ट कर रहे हैं काम को करने के लिए, जैसा वे डिज़र्व करता है उसको वैसा ही चीज़ दिया गया है। ओके, इंटरेक्शनल मतलब उसके साथ सभी लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन में प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इसको लगता है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ सोशल ग्रुप में आना, इंटरेक्शन में आना, ग्रुप्स नॉर्म्स को फॉलो करना, उसके साथ अगर वैसा ट्रीटमेंट होता है तो येस, इसका मतलब वहाँ पर इंटरेक्शनल जस्टिस हो रही है। आप ये डायग्राम देखिए, आपको इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी का इतना अच्छा डायग्राम लगा मुझे, ये इतना अच्छा पिक्चर लगा मेरे को ये, तो मुझे लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। देखिए इक्वालिटी, यहाँ पर चाहे कोई पर्सन बड़ा है या छोटा है, या बिल्कुल छोटा, सभी को एक जैसे बेंचेस दिए खड़े होने के लिए, है ना। लेकिन इक्विटी में जैसा उसका नेचर है उसी अकॉर्डिंग उसको चीज़ें दी गई है। इक्वालिटी में हर एक बंदे को बराबर रखा गया है, चाहे उसका नेचर कैसा भी हो। लेकिन इक्विटी के अंदर क्या फ्रेंड्स, उसके नेचर को देखकर उसको चीज़ें प्रोवाइड की गई है। जैसे ये लड़की, ये जो है बॉय कितना टॉल है, उसको बेंच प्रोवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ऐसे जो आप मिडल में देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हाइट में कम है तो उसको हमने एक बेंच प्रोवाइड किया। जो बिल्कुल छोटा है, जो उसको 2 बेंच की रिक्वायरमेंट है चीज़ों को देखने के लिए, तो उसको 2 बेंच दिए गए। यानी जिस पर्सन को जितनी नीड है, जितना देना चाहिए, जिससे कि सारे इक्वल आए, यहाँ पर वो ट्रीटमेंट ऑप्ट किया गया है। बहुत अच्छी पिक्चर लगी मुझे ये, तो मुझे आपके साथ शेयर करना था ये, और आई होप आपको ये थ्योरी भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम एक नटशेल की बात करें तो एडम क्या कहता है कि डेट एन एम्प्लॉय यू विल कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ और चीज़ों को फेयर करने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं। आप एज एन एम्प्लॉय अपने आउटपुट को चेंज नहीं कर सकते, जो आपको पे, जो आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन आप अपने इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, कम, आप ज़्यादा मेहनत करें, कम मेहनत करें, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। ओके, मतलब उनको लगता है, जिससे अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन यही किया है कि यहाँ पर डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ अपने इनपुट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा वे आउटपुट को लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। ओके, जो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का। व्रूम जो है फोकस करता है आउटकम्स पर, ना कि नीड्स पर। व्रूम हमेशा किस पर फोकस करता है, आउटकम्स पर फोकस करता है। व्रूम ने क्या हाइपोथेसिस बनाई, व्रूम कहता है कि एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए एफर्ट, परफॉर्मेंस और मोटिवेशन के अंदर एक लिंक होना चाहिए, ठीक है। जब वे अपनी परफॉर्मेंस को और अपने एफर्ट्स को लिंक कर देगा तो वे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या कहती है कि पर्सन वही बिहेवियर चूज करे जो वे रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है। देखिए, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी स्टेट्स दैट अ पर्सन विल चूज द बिहेवियर बेस्ड ऑन बट दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ दैट बिहेवियर भी, यानी वो वही बिहेवियर चूज करे जो वे एक्सपेक्ट करता है कि उसको उस बिहेवियर से वो रिजल्ट मिले।
ओके जैसा भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है वैसा ही उसका बिहेवियर होना चाहिए। जो बिहेवियर भी चूज़ करे ऐसा करे कि उसका प्लेजर तो मैक्सिमम हो, पेन कम से कम हो। ठीक है, तो व्रूम ने 3 चीज़ों पर फोकस किया, एक्सपेक्टेंसी पर, इंस्ट्रूमेंटेलिटी पर एंड वैलेंस पर। एक्सपेक्टेंसी क्या कहती है फ्रेंड्स? एक्सपेक्टेंसी में एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है, एक एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है, ये एक बिलीफ है, एक विश्वास है एक एम्प्लॉय का कि अगर मैं पूरे एफर्ट्स डालूंगा, पूरी मेहनत डालूंगा एक काम के अंदर तो मैं मेरे टारगेट्स को अचीव कर लूँगा। तो यानी उसकी एफर्ट्स, उसकी परफॉर्मेंस, यानी उसने अपनी एफर्ट्स को किससे लिंक किया? परफॉर्मेंस से लिंक किया कि अगर मैं पूरी मेहनत डालूंगा तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करूंगा, टारगेट्स अचीव कर लूँगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो गया। इंस्ट्रूमेंटलिटी कहती है कि एक ऐसा बिलीफ है, उसको ये लगता है कि अगर मैं थोड़े से अपने एफर्ट्स करूँगा तो मुझे एक रिवार्ड मिलेगा मेरे एफर्ट्स को लेकर। एंड वैलेंस का मतलब आपकी वैल्यू, ठीक है, कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ उस काम की कितनी वैल्यू मुझे करानी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारी व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर आती है। नेक्स्ट है लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी। ये जो थ्योरी है एक प्रीमाइस पर बेस है कि किस प्रीमाइस पर बेस है? इफ़ यू सेट राइट गोल्स देन यू कैन इंक्रीज मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। लोकेस क्या कहता है कि अगर आप एक सही गोल, एक सही चीज़ सेट करेंगे, एक सही एम सेट करेंगे तो ही आप मोटिवेट हो पाएंगे, प्रोडक्टिविटी हमारी उनकी इंक्रीज हो पाएगी। तो राइट गोल्स होते कौन से हैं? राइट गोल्स होने के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। गोल्स बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपको चैलेंज करे अंदर से कहीं ना कहीं। ठीक है, कमिटमेंट, आप उन गोल्स को आप कमिटेड हो कि हाँ हमें वो गोल्स अचीव करने हैं। फीडबैक, यानी जब आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए तो आपको हमेशा फीडबैक लेते रहना चाहिए कि हमने अपना गोल कितना अचीव कर लिया, हम अपना फाइनल गोल अचीव करने के किस स्टेज पर आ गए। ठीक है, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब गोल्स इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि उसको हम अचीव ही ना कर पाए। ठीक है, लोग क्या बिलीव करता है? गोल सेटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है अपनी टीम को मोटिवेट करने का और खुद को भी मोटिवेट करने का हाई परफॉर्मेंस के लिए। ही ऑल्सो फाउंड दैट बैडली सेट गोल, अगर गोल्स को सही तरीके से सेट ना किया जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर देती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने सारी की सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी आपके साथ। ठीक है, मैंने कंटेंट थ्योरीज की बात की जो फोकस करती है कि क्या चीज़ एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है, जिसमें हमने बात करी मैस्लो की, हर्जबर्ग थ्योरी की, एमसी क्लीलैंड की, एमसी ग्रीगर्स की, ओके, एंड मेयोज मोटिवेशन की। फिर मैंने बात की प्रोसेस थ्योरीज के बारे में कि कैसे मोटिवेट किया जाए, जिसमें एडम्स इक्विटी थ्योरी की हमने बात करी। ओके, हमने बात की लोकेस सेटिंग थ्योरी की लोकेस गोल सेटिंग थ्योरी की बात करी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना लाइक ज़रूर दीजिए, अपना कमेंट ज़रूर दीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आरजी क्लासेस को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।